हेलो इंटरनेट, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं मेरे हैदराबाद से मनाली तक की सोलो राइड के बेस्ट मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे 20 दिनों की राइड का समराइज वर्जन है। अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो अंटिल द एंड। मेरा सफ़र शुरू हुआ हैदराबाद से। बहुत सालों बाद अकेले इतने लंबे सफ़र पर निकलने का उत्साह और खुशी अलग ही थी। मैं सुबह जल्दी निकल गया ताकि मुझे हैदराबाद के ट्रैफिक में टाइम ना ख़राब करना पड़े। पहले दिन का टारगेट ही कुछ 950 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने का था। और मैंने अभी एक बात नोटिस की, मुझे मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। और क्या व्यू है, ऑसम। सुबह की गुलाबी सी ठंड में अच्छी रोड पर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये रोड बहुत अच्छी है, नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, एकदम स्मूथ है, एकदम मक्खन जैसी। आराम से मैं 110 120 पे मेंटेन कर पा रहा हूँ अपनी स्पीड बिना किसी प्रॉब्लम के। हालांकि मुझे बहुत दूर जाना था, पर जल्दीबाजी ना दिखाकर मैं अपने सफ़र को एंजॉय करता हुआ जा रहा था। मुझे एक बार यहाँ पर कहीं रुकना है। दिस इज हाउ माई बाइक लुक्स, बैकग्राउंड के साथ। आसपास के नज़ारों का आनंद लेता हुआ जा रहा था। ये खेत कितने अच्छे लगते हैं ना, हरे हरे। मेरे ख्याल से गेहूं है या फिर धान है। जो जहाँ पे जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ ना, वो सारा रिकॉर्ड होगा इसमें। अच्छा, जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक। तो अभी आगे चलते हैं, हमें पहुंचना है नागपुर। नागपुर यहाँ से 360 किलोमीटर है। अभी 8 बज रहे हैं और मेरे ख्याल से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से नागपुर। टोटल 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, दैट्स नाइस मैन, ऑसम। मैंने रोड पर अकेले साइकिल वाले को देखा, मैंने कहा पूछते हैं। नाइस नाइस। मैं हैदराबाद से आया हूँ, आई एम गोइंग टू हिमाचल। जिसको शौक होता है वो जाता है। नहीं मानना पड़ेगा भैया, ये इतने कंटिन्यू गाड़ी चलाना बोले तो वो तो है। हाँ, जहाँ पे जगह मिल जाएगी। अभी तो मैंने बुक नहीं किया, पर देखता हूँ। अभी कहाँ बुक करोगे फिर? अभी सागर पहुँचने का है मेरे को। हाँ, आज रात को 8-9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, फिर अगले दिन दिल्ली निकल जाऊँगा। सफ़र बहुत लंबा था, पर सड़क भी बहुत अच्छी थी। मेरा लगभग 90% का सफ़र नेशनल हाईवे 44 पर था, जिसे कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे भी बोलते हैं और ये देश के सबसे अच्छे हाईवेज में गिना जाता है। वहाँ पानी चल रहा है, सामने सनसेट हो रहा है। रात को 8:30 बजे तक मैं मध्य प्रदेश के सागर तक पहुंच गया और अपने पहले दिन का सफ़र वहां ख़त्म किया। मेरा अगले दिन का सफ़र सागर से शुरू हुआ। ओके भैया, मिलता है। जाना कहाँ है? दिल्ली साइड निकलना है। मेन हाईवे कहाँ से पड़ता है? आप वापस जाएंगे ना, हाँ जी। ये चौराहा आएगा पहला, हाँ, थोड़ा और आगे जाएंगे। अच्छा। टर्न आप सीधे लोगे ना तो सीधा आप फुल लाइन मिल जाएगी। सीधा 4 लेन पे। ओह, एक आर्टिलरी गन। ओह मैन, बहुत बड़ी होती है ये तो। हम झांसी पहुंच चुके हैं। मेरा आज का टारगेट सागर से यूपी में मुजफ्फरनगर के पास बुढ़ाना पहुंचने का था, जो कि लगभग 750 किलोमीटर की जर्नी थी। इस पूरे सफ़र में मुझे बहुत सारी नहर नदियों को पार करना था और मैं लगभग हर नदी पर रुककर उसकी सुंदरता को निहारने का मौका नहीं छोड़ता था। चलो लंच आज यहाँ पे किया जाए। मैं भी आगरा बाईपास पर ही हूँ और यहाँ से थोड़ी देर बाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा, ताज एक्सप्रेसवे। लंच के बाद मैं दिल्ली के लिए निकल गया। आगरा से दिल्ली पहुंचने के 2 मेन रास्ते हैं। एक तो नेशनल हाईवे 44 जिस पर मैं ऑलरेडी चल रहा था, और एक यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बहुत सुना था, इसलिए मैंने उसी पर से जाने का फैसला किया। एक्सप्रेसवे जितना सुना था उतना ही अच्छा था और बिना किसी रुकावट के मैं शाम तक दिल्ली पहुंच गया। हालांकि अभी बुढ़ाना पहुंचने में तकरीबन 100 किलोमीटर बाकी थे, पर दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से मुझे 3 घंटे लग गए। मैं रात को लगभग 9 बजे बुढ़ाना अपने कजिन्स के यहाँ पहुँच गया, जहाँ मैंने एक दिन का रेस्ट लिया। चलो बाय बाय बाय। रेस्ट लेने के अगले दिन मैं मनाली के लिए सुबह निकल गया। मेरा मनाली का रास्ता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से होता हुआ जाता था। मतलब साफ था,
आज पूरे दिन हरे भरे खेत देखने को मिलते हैं, जो सुबह के समय और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 7 किलोमीटर अब फिर अम्बाला आ जाएगा वहाँ से। नहीं अम्बाला नहीं आएगा, तो करनाल से कुरुक्षेत्र अम्बाला होगा। बाइक को मैं अब तक 1800 किलोमीटर लगातार चला चुका था। आगे पहाड़ों में जाने से पहले मैंने अम्बाला में बाइक का इंस्पेक्शन कराने का डिसीजन लिया। बाइक में सब सही था, बस चेन टाइट और ल्यूब कराने के बाद मैं वापस अपने सफ़र पर चल दिया। दोपहर तक मैं पंजाब पहुंच चुका था और लंच हाईवे पे एक ढाबे पर किया। अब मैं पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पर पहुंच गया था। यही जाएगा सीधा, चलो ओके थैंक यू। अब बस थोड़ी देर में मैं पहाड़ों पर जाने वाला था। सालों बाद हिमालय के पहाड़ों पर जाने की खुशी कुछ ऐसी थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी सारी थकान दूर हो चुकी थी। मनाली इधर है तो फिर मुझे मैं अपना अलग क्यों दिखा रहा है। अब मुझे बाइक ध्यान से चलानी थी। रोड पर ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और रोड भी कोई ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अभी एक ट्रक वाला बहुत क्लोज आ गया था मेरे, मैं रिस्क नहीं लूँगा, धीरे धीरे करके चलाऊँगा। कुछ 60 किलोमीटर के हैवी ट्रैफिक से निकलकर मैं थोड़ी खुली रोड पर आया। खैर बाइक पर होने का एक फ़ायदा तो होता है। अब शाम हो चुकी थी, आसमान में बादल भी आने लगे थे। बिजली कड़क रही है बॉस, यहाँ बादल ठीक है, वहाँ बिजली कड़क रही है। हालांकि मैं अपने साथ रेन गेट्स भी लेकर आया था, पर फिर भी मैं बारिश से बचकर चलना चाहता था। मनाली पहुंचना मुश्किल लग रहा था। मैं रात में पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, इसलिए मैंने मनाली से 100 किलोमीटर पहले मंडी तक ही जाने का फैसला किया। पर मंडी से भी कुछ 40 किलोमीटर पहले बारिश शुरू हो गई और मुझे बीच रास्ते में ही किसी होटल में रुकना पड़ा। अगले दिन मैं सुबह मनाली के लिए रवाना हुआ। मनाली अभी भी 140 किलोमीटर दूर थी। पहाड़ों की ठंडी ठंडी सुबह में सफ़र करने का मज़ा आ रहा था। पहाड़ों के बीच घाटियों में चौड़ी चौड़ी सड़कों पर बाइक की रफ्तार भी अच्छी खासी थी। और इस ट्रिप का पहला नुकसान बस होने ही वाला था। अभी मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं इस तरफ से जा रहा था, तभी मेरा ये फ़ोन का केस यहाँ से टूट गया। एंड थैंक गॉड, आई थैंक माई लकी स्टार्स, फ़ोन मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ था। ऐसा लिटरली ऐसा था। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी, शायद बहुत ही अच्छी थी, वरना बिना फ़ोन के मेरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब साइन बोर्ड से रास्ता खोजता हुआ मैं मंडी से मनाली की तरफ चल दिया। मनाली स्टेट, पहले मैं सोच रहा था इस रोड को कैसे चौड़ा करेंगे, पर चौड़ा नहीं करे, वो यहाँ से टनल लेके जा रहे हैं। लुक एट दैट टनल। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तब ये सारा का सारा रूट बच के सिर्फ इसके बीच में से जाना होगा। ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था, पर जब तक रोड बन नहीं जाती तब तक कीचड़ भरे रास्तों पर ही जाना पड़ेगा। मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट मी। पूरे के पूरे ख़राब हो गए। बाइक की ये सिचुएशन है, दिस इज हाउ इट लुक्स। पूरा बैग वगैरह सब। अब यहाँ से मनाली तक का सफ़र खूबसूरती से भरा था। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उनको देखने के लिए पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी, और पहाड़ों के बीच में बहती हुई नदी मनाली तक साथ चलने वाली थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने ये सफ़र पिछली रात को किया होता तो इतने अच्छे नज़ारों से चूक जाता। मनाली पहुंचने तक मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। चलो चलो आप चलो। दोपहर को मनाली पहुंचकर अच्छा, मैंने ये? एक हॉस्टल बुक किया और अपना ये दिन आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने में बिताया।
आज का मेरा प्लान रोहतांग टनल से होकर सिसु विलेज तक जाने का था। हॉस्टल में पूछने पर मुझे बताया गया कि रोहतांग टनल क्रॉस करने के लिए मुझे परमिट चाहिए होगा, जो एसडीएम ऑफिस से लाना पड़ेगा। सिसु में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस एंड दैट वुड फील लाइक -20 डिग्री सेल्सियस। तो ले लो फिर एसडीएम ऑफिस जाओ ना आप। अच्छा, वहाँ से ले लो परमिशन, फिर कोई रोकेगा नहीं आपको। ओके सर। लेकिन एसडीएम ऑफिस से किसी को भी परमिट नहीं दिया जा रहा था। फिर मैं सोलांग वैली के लिए चल दिया। एंड दिस सीन इज़ सो अमेजिंग। मैं यहाँ दिन भर खड़ा रह के सिर्फ सामने देख सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना वो। आगे नहीं जा सकते सर? आपकी बुकिंग आगे किसी होटल में? जी नहीं, तो सॉरी, नहीं जा सकते। टनल तक मतलब कुछ पास वगैरह बनवाना पड़ता है या फिर? टनल तक के लिए पास नहीं सर, टनल अलाउ ही नहीं है। अलाउ नहीं है? अगर आपने लाहौल रहने जाना है तब। वैली में तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, तो मैं पास में ही दुगन वैली की छोटी सी हाइक पर चल दिया। अब यहाँ से आधा घंटा और लगेगा मुझे जाने में। साइड में बर्फ़ तो दिख रही है, आगे की तरफ भी है। आधा रास्ता पहुँच चुका हूँ मैं, बस मुझे वहाँ पर और जाना है। 1 घंटे तक हाइक करने के बाद मैं बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ के बीच में था। यहाँ भी इतनी गहरी बर्फ़ है, मेरा पैर धस रहा है। मुझे ये लग रहा है कहीं किसी पत्थर के बीच में ना आ जाऊँ, जैसे कि देखो कितना गहरा है। ओह, मैं भी गिर जाता। फ़ोटो लेने के चक्कर में मैं 3 बार गिर चुका हूँ और मेरी पैंट भी गीली हो चुकी है। से काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ मैं। इसके और भी ऊपर जा सकते हैं, पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मुझे नीचे भी जाना है, 1-2 जगह और भी मुझे घूमना है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करके वापस नीचे की तरफ जाता हूँ। मन भर के बर्फ़ में खेलने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। अब समय था मनाली से वापस घर जाने का, पर इतनी लंबी ट्रिप में कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। कम ऑन, इसका बैटरी का प्रॉब्लम है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द बैटरी। मेरी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई थी। बैटरी का प्रॉब्लम ठीक भी नहीं हुआ था कि बाइक का रियर शॉकर भी टूट गया। ये मेरे ख्याल से इसका ऑयल निकल रहा है। खैर, जैसे तैसे 1 घंटे मशक्क़त करने के बाद बाइक चालू हो पाई और मैं वापस अपने रास्ते पर चल दिया। सो गाइस, अभी का सीन ये है कि टाइम 11 बज रहे हैं और मुझे जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुजफ्फरनगर के लिए पहुंचना है, बिकॉज ट्रैवल का टाइम ही मेरा 12 घंटे का है। यहाँ पर रोड थोड़ा अच्छा है, आगे जाके रोड ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ तक अच्छा रोड है वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि डिसेंट स्पीड मेंटेन कर सकूँ। रिस्की ड्राइविंग नहीं करूँगा, दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट आई विल बी ड्राइविंग कंपेरेटिवली फास्टर। हॉट एयर बलून्स और इधर राफ्टिंग, नाइस। इट ऑफर्स यू ए कंप्लीट पैकेज, यू नो। मनाली ऑफर्स यू ए कंप्लीट पैकेज। भैया कि मंडी के लिए रोड जाती है ना आगे से, हाँ वो वाले रोड कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। ये वाली रोड तो ख़राब है आगे। ये तो थोड़ा आजकल 4 लेन चला है ना। अच्छा, उधर वाली वाला रोड ठीक है, वो ठीक है तो लिंक रोड है पर है खुला, काफी अच्छा। मंडी तक निकलेगा आगे। अच्छा हाँ, वो तो मंडी तक निकलेगा। मैं रोड की कंडीशन सही है? नहीं, बढ़िया है। ठीक है ना? हाँ। अच्छा चलो उसी पे चलते हैं। थैंक यू। Is it some IIT or something?
पहाड़ों से प्लेन्स में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। मेरी बाइक की हेडलाइट ख़राब हो गई। 500 मीटर पे सीधे हाथ पे। ओके, उसके मिल जाएगा। हेडलाइट तो मिल नहीं रही, सिर्फ होप मिल रही है, उम्मीद है। वो किस तरफ है, मैं ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। ऐसे ही जाना पड़ेगा नाला के साथ में ना। ट्यूब चाहिए हेडलाइट की 60-55 बाइक की हाँ है, होगी अभी। हेडलाइट सही कराने में ही 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। मुझे जाना तो बुढ़ाना तक था, पर समय और थकावट की वजह से मैंने अम्बाला में ही रुकने का डिसीजन लिया। अम्बाला से मैं अपने कजिन्स के यहाँ बुढ़ाना चला गया और लगभग 10 दिन बाद वहाँ से हैदराबाद के लिए चल दिया। चलो बाय बाय बाय। टोटल डिस्टेंस है आज का 750 किलोमीटर। मुझे एमपी में सागर तक जाना है। मध्य प्रदेश में एक सिटी आता है सागर, वहाँ तक जाना है। वो ऑलमोस्ट हाफ वे हो जाएगा। सो हम बड़ौद पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखना है दिल्ली का रास्ता कैसे जाता है। सर ये नेक्स्ट पेट्रोल पंप कितना दूर पड़ जाएगा? नेक्स्ट पेट्रोल पंप भाई यहाँ से 3 किलोमीटर जाने के बाद में हाँ जी जो कर जाना वहाँ से 200-300 मीटर। मेरा इरादा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली को बाईपास कर यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा आगरा पहुंचने का था। सीधी रोड जाएगी नोएडा और दिल्ली, ये रोड इधर जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे पर। नाउ वी आर ऑन द एक्सप्रेसवे। अब ये रोड यहाँ से सीधा आगरा पहुँचाएगा हमें। दिन की कॉफ़ी आगरा एक्सप्रेसवे पर लेने के बाद मैं अपने सफ़र पर वापस चल दिया, पर ये दिन भी बिना प्रॉब्लम के नहीं जाने वाला था। मेरा जो नी पैड है ये वाला थोड़ा सा लूज़ है, जैसे ये चलते चलते यहाँ से लूज़ हो जाता है बार बार। तो अभी एक ततैया यहाँ पे आके फंस गया और उसने मुझे यहाँ काट लिया। चलो देखते हैं। अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं इस पे लगाने के लिए। जलन तो हो रही है, पर अब क्या कर सकते हैं। खैर दिन का लंच ग्वालियर से थोड़ा पहले कर लिया और उसके बाद मैं सागर के लिए चल दिया। वो सामने एक ट्रेन जा रही है और उस तरफ दूसरी ट्रेन पास हो रही है। रात को 9 बजे सागर पहुंचकर मैंने हाईवे के पास ही रुकने के लिए रूम बुक किया और अपने दिन की राइड वहीं ख़त्म की। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश के एक शहर में है जिसका नाम है सागर। मुझे यहाँ से जाना है हैदराबाद, जो है तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़्यादा। तो टाइम बहुत लगने वाला है, ऑलमोस्ट 15 घंटे लगेंगे। पर हाईवे सिंपल है। सिर्फ ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, ये ही सीधा हैदराबाद तक जाएगा। मुझे बीच में कहीं और नहीं जाना, किसी और रूट पे नहीं जाना। ये राइड का आखिरी और सबसे लंबा दिन था। मुझे लगभग 950 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना था। सुबह 7 बजे मैं अपने घर के लिए चल दिया। भैया पेट्रोल पंप है क्या आसपास? पेट्रोल पंप आगे है रास्ते में? दस 12 किलोमीटर। पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा थकान मुझे आज लग रही थी, पर मैं हिम्मत रख कर चलता रहा। राइड करने का मज़ा तो आ रहा था और वो ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। ये कौन सी नदी है? हाँ, नर्मदा। थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक में एक और प्रॉब्लम आ गई। बाइक की चेन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। उसका एक ही इलाज था, चेन को लूप कराना। अचानक से गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। कहाँ तो मैं 10 दिन पहले पहाड़ों में बर्फ़ के बीच में था और कहाँ अब 40-45 डिग्री की गर्मी झेलनी पड़ रही थी। सुबह से मेरा ये पहला प्रॉपर ब्रेक है। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी हम एमपी से निकल के महाराष्ट्र में आ चुके हैं। गर्मी से थोड़ा रेस्ट लेने के लिए मैं एक जगह लंच करने के लिए रुक गया। 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ताज़गी वापस आ गई।
अब ऐसा लग रहा था कि बाकी की 600 किलोमीटर की दूरी भी आज ही पूरी कर लूँगा। मैं खुद को और अपनी बाइक को रेस्ट देते हुए जा रहा था। अब मेरे पास पानी ख़त्म हो चुका है, आगे जाके मुझे पानी लेना पड़ेगा। मैं शाम तक तेलंगाना बॉर्डर तक पहुंच चुका था और तभी मेरा ध्यान एक चीज़ पर गया। मेरे पीछे वाला गार्ड टूट गया, नहीं पता कब टूटा, गड्ढे में निकल गया होगा शायद, और ये भी नहीं पता आज टूटा कल टूटा। अपने मन में मैं इस राइड पर हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए जा रहा था, पर वो उस खुशी, उस सेटिस्फैक्शन के सामने कुछ नहीं था जो इस 5200 किलोमीटर के अकेले सफ़र से मिला। और मैं रात 10:30 बजे हैदराबाद अपने घर पहुंच चुका था। तो ऐसे मेरा 5200 किलोमीटर का सफ़र पूरा हुआ। इसके बाद मेरे और भी प्लान्स हैं, पर अभी इस पैंडेमिक की वजह से सारे प्लान्स मुझे होल्ड पर रखने पड़ रहे हैं। एक बार वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद मैं अपने आगे के प्लान्स कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।